Okay guys, so now we are going to discuss the sliding contact bearings. एक ही bearing हमारी बची हुई है जिसका नाम है sliding contact bearing, और इससे हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स। जब हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की बात करते हैं, इसके तीन क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू। बेसिकली you know that with respect to the direction of load, और इसमें जो एक्सियल लोडिंग टाइप के बियरिंग है वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब हमारे पास जो बचता है वो बचता है रेडियल लोड बियरिंग। और रेडियल लोड बियरिंग्स में जो हम यहाँ पे टाइप पढ़ने वाले हैं वो है फुल जर्नल बियरिंग, second one is partial journal bearing, and third one is fitted journal bearing। चिंता नहीं करें, एक एक करके सारी टाइप्स को देखना है हमें। एंड हियर कुछ होती है फिटेड जर्नल बियरिंग विद सम क्लियरेंस ऑल्सो। और इसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन था वो था विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से दो टाइप होती है। एक होती है सॉलिड बुश टाइप, सेकंड इज split bush type. Okay, one is solid bush type and another one is split bush type. Third one is with respect to lubrication. Lubrication के हिसाब से होता है one is zero film, second one is thin film, थर्ड वन इज थिक फिल्म। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी कोई एक जर्नल बियरिंग होगा उसमें तीनों टर्म इंक्लूड होंगी। उसमें एक लोड भी होगा रेडियल, ओके, उसमें तीन टर्म्स इंक्लूड होती है बेसिकली। सो गाइस, जब भी एक जर्नल बियरिंग होगा उसमें ऐसा नहीं है उसमें तीनों टर्म इंक्लूड होंगी, क्योंकि उसमें इन तीनों में से कोई एक टाइप होगी, इन दोनों में से कोई एक कॉन्फ़िगरेशन, और इन तीनों में से कोई एक टाइप ऑफ लुब्रिकेशन। सो माय डियर, जीरो फिल्म लुब्रिकेशन को सॉलिड लुब्रिकेशन भी कहा जाता है। इसको बेसिकली सेमी सॉलिड, एंड दिस कम्स अंडर लिक्विड कैटेगरी। और ये फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक। सो डियर, एक एक करके अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है सॉलिड बुश टाइप और स्प्लिट बुश टाइप का। सॉलिड बुश टाइप मतलब बियरिंग एक ही पीस में होगी। स्प्लिट बुश टाइप का मतलब बियरिंग एक से ज्यादा पीस में होगी। ओके, सॉलिड बुश टाइप एंड स्प्लिट बुश टाइप। सो डियर, ये क्लासिफिकेशन है जिसमें तीन तरह के क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए। तो मैंने आपसे बोला आप एक बियरिंग को कैसे पढ़ोगे, हाइड्रोडायनामिकली लुब्रिकेटेड सॉलिड बुश टाइप
फुल जर्नल बियरिंग, या हाइड्रोडायनामिकली लुब्रिकेटेड स्प्लिट बुश टाइप पार्शियल जर्नल बियरिंग। मतलब एक टर्म यहां से लेनी है, एक यहां से लेनी है और एक यहां से लेनी है, या तो हाइड्रोडायनामिक या तो हाइड्रोस्टेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से जनरली हाइड्रोडायनामिक या हाइड्रोस्टेटिक यूज करते हैं, पर वैसे लुब्रिकेशन 3 तरह का बियरिंग्स में हो सकता है। हमें जिन एप्लीकेशंस को पढ़ना उसमें यही यूज होती है। सो माय डियर, अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मैं जर्नल बियरिंग का आपको बता देता हूँ, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ बेसिकली जर्नल किसको बोलते हैं, फिर उसके बाद इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, ये मेरे पास एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, और माय डियर बियरिंग भी बना रहा हूं। ये बियरिंग है, और इन बिटवीन माय डियर there is a lubrication. This is lubrication. So dear, कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि शाफ्ट को जर्नल बोलते हैं। कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि शाफ्ट को जर्नल बोलते हैं, नहीं बोलते। माय डियर, शाफ्ट के उस पार्ट को जर्नल बोलते हैं जो बियरिंग के अंदर होता है। मतलब बस शाफ्ट का यही पार्ट जर्नल है। दिस पार्ट ऑफ शाफ्ट इज जर्नल। विच पार्ट? विच इज इनसाइड द बियरिंग। इसका डायमीटर स्मॉल डी है और लेंथ बियरिंग की लेंथ के बराबर है। बियरिंग का डायमीटर ऑब्वियसली ज्यादा है। तो अगर आप इसका दूसरा व्यू देखना चाहते हैं जिसमें मैं आपको क्रॉस सेक्शन में दिखाऊं, तो वो भी दिखाया जा सकता है। सेकेंड व्यू विल बी दिस। ये रहा बियरिंग, ये रहा शाफ्ट, और इन बिटवीन है लुब्रिकेंट। ओके गाइस, तो ये है जर्नल, ये है बियरिंग, और ये है लुब्रिकेंट। ठीक है भाई, तो ये मुझे आपको बताना था। अब जहां तक बात है सॉलिड स्प्लिट बुश टाइप की, मैं आपको बता ही चुका हूं। अब बात होती है व्हाट इज फुल जर्नल बियरिंग, व्हाट इज पार्शियल। तो इस वाले बियरिंग को फुल जर्नल बियरिंग बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय फुल जर्नल बियरिंग? माय डियर, फुल जर्नल बियरिंग का मतलब है जिसमें जो पूरी की पूरी सरकमफेरेंस ऑफ द शाफ्ट है, पूरी की पूरी सरकमफेरेंस ऑफ शाफ्ट, मतलब पूरी की पूरी सरकमफेरेंस ऑफ शाफ्ट जो है वो लुब्रिकेंट और बियरिंग से घिरी हुई हो, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं फुल जर्नल बियरिंग। ठीक है माय डियर, इसको बोलते हैं फुल जर्नल बियरिंग। और फुल जर्नल बियरिंग की खास बात ये होती है कि ये किसी भी डायरेक्शन में रेडियल लोड झेल सकता है। अगर रेडियल लोड इस डायरेक्शन में आएंगे ये झेल जाएगा, इस डायरेक्शन में आएंगे ये झेल जाएगा, इस डायरेक्शन में भी झेल जाएगा, इस डायरेक्शन में भी झेल जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो किसी भी डायरेक्शन के रेडियल लोड ये बहुत 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 आराम से झेल जाएगा। बट माय डियर, यही अगर हम बात करें पार्शियल जर्नल बियरिंग की, तो उसमें बियरिंग का जो सरफेस होता है वो पार्शियल सरकमफेरेंस होता है। दिस इज लाइक पार्शियल सरकमफेरेंस, लाइक दिस। तो इसकी अब अगर इस डायरेक्शन में लोड लगा तो ये झेल जाएगा, इसके अलावा किसी भी और डायरेक्शन में ये लोड नहीं झेल पाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल जर्नल बियरिंग। तो बात ये है
अब बात यह है कि फुल जर्नल बियरिंग तो किसी भी डायरेक्शन में रेडियल लोड को झेल लेता है, बट पार्शियल जर्नल बियरिंग किसी भी डायरेक्शन में रेडियल लोड को नहीं झेल सकता। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां पार्शियल लोड बियरिंग, जहां बियरिंग सरफेस है, वहां के डायरेक्शन के लोड को झेल पाएगा। तो अगर तो आपको डायरेक्शन ऑफ लोड सर्टेनिटी के साथ नोन हो, इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ लोड विद सर्टेनिटी, तो फिर तो हम पार्शियल लोड बियरिंग को यूज कर सकते हैं। पर अगर हमें लोड बिल्कुल नहीं पता सर्टेनिटी के साथ, फिर हमें फुल जर्नल बियरिंग के साथ जाना होगा, फिर हम पार्शियल जर्नल बियरिंग को यूज नहीं कर सकते। इस चीज को माइंड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो फुल जर्नल बियरिंग और पार्शियल जर्नल बियरिंग के बाद एक थर्ड वन होता है फिटेड जर्नल बियरिंग, वेयर शाफ्ट इज जस्ट फिटेड टू द बियरिंग बेसिकली। फिटेड जर्नल बियरिंग इज लाइक दिस, it is like this. It is fitted journal bearing. ओके, और इसी में अगर आप कुछ ऐसा बनाएं तो इसको बोलते हैं फिटेड जर्नल बियरिंग विद क्लियरेंस, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि इसमें बियरिंग का साइज बहुत बड़ा है, शाफ्ट का छोटा है। तो फिटेड जर्नल बियरिंग विद क्लियरेंस। ओके, सो डियर दीज आर द टाइप्स ऑफ बियरिंग्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ बियरिंग्स। कौन सी बियरिंग? जर्नल बियरिंग। ओके, तो हमने जर्नल बियरिंग्स की टाइप देखी है। और अब पहला कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा दो क्लासिफिकेशन खत्म, बात लुब्रिकेशन की हो रही है। सो माय डियर, लुब्रिकेशन में आपने देखा एक होता है सॉलिड लुब्रिकेशन, एक होता है सेमी सॉलिड और एक होता है लिक्विड। सो जब हम सॉलिड लुब्रिकेशन की बात कर रहे होते हैं तो सॉलिड लुब्रिकेशन का मतलब क्या है? माय डियर, सॉलिड लुब्रिकेशन में हम अलग से लुब्रिकेंट को प्रोवाइड करने की बजाय लुब्रिकेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं पाउडर फॉर्म में, उसको हम शाफ्ट के मटेरियल में ही ऐड कर देते हैं। और ग्रेफाइट और मोलिब्डेनम सल्फाइड जनरली एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट यूज होते हैं। और उसका रीजन मटेरियल साइज में आप देखते हो, जब आप HCP एलिमेंट्स को पढ़ते हो, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो वहाँ बेसल प्लेन्स में गैप ज़्यादा होने की वजह से बहुत ईजी होता है उनको स्लाइड करना, तो जिसके कारण हम उनको एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट यूज कर पाते हैं। तो ये चीज़ आप मटेरियल साइज में देखेंगे कि वाई HCP एलिमेंट्स आर यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट्स। वाई का आंसर आपको वहाँ मिलेगा। बट हाँ, ग्रेफाइट और मोलिब्डेनम सल्फाइड को हम सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, ये MD में बता रहा हूँ आपको। उनको पाउडर फॉर्म में शाफ्ट के अंदर ही ऐड कर दिया जाता है, और ऐसा हम करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। अब ये यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी डिस्कशन हो रहा है तो बता रहा हूँ। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम सॉलिड लुब्रिकेंट्स को यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ फूड प्रोसेस हो रहा होता है, तो लुब्रिकेंट की किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं चाहते हम फूड के साथ, तो बेहतर रहता है कि हम सॉलिड फॉर्म में प्रोवाइड कर दें। फिर जब बात होती है ग्रीस की, वो लेथ मशीन्स, स्लाइड्स, जो टूल स्लाइड्स होते हैं लेथ मशीन्स के, वहाँ पर आप ग्रीस को यूज़ करते हो। जो शटर होती है दुकानों की, वहाँ ग्रीस को यूज़ करते हो। वो सब सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल है। ओके, और उसको थिन फिल्म लुब्रिकेशन भी कहा जाता है। अब हमारा जो मुद्दा है वो है थिक फिल्म लुब्रिकेशन। ओके, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है थिक फिल्म लुब्रिकेशन। वी नीड टू गो फॉर थिक फिल्म लुब्रिकेशन। तो थिक फिल्म लुब्रिकेशन की बात करें तो इसको लिक्विड लुब्रिकेशन भी बोलते हैं, और ये दो तरह का होता है। वन इज हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन, another one is hydrodynamic lubrication. So one is hydrostatic, another one is hydrodynamic. So dear, जब हम बात हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन की करते हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हाइड्रोडायनामिक को थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, टाइम लगता है उसमें। हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन, जैसा कि नाम ही बता रहा है हाइड्रोस्टैटिक। सो डियर, सबसे पहले तो ये बियरिंग होगा हमारे पास, और बियरिंग के अंदर होगा जर्नल, दिस इज जर्नल, जिसके ऊपर ऐसे रेडियल लोड लगा होगा।
और माय डियर यहां पर हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पंप लुब्रिकेंट की। पंप क्यों है? पंप क्यों है? Pump is there to provide the lubricant. Pump is there to provide the lubricant तो pump is there to provide the lubricant at high pressure. So lubricants are provided at high pressure more than atmospheric. Okay guys, so pressure more than atmospheric pressure. So लुब्रिकेंट को प्रोवाइड किया जाता है एक ऐसे प्रेशर पर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होगा। तो ऐसे प्रेशर पर हम लुब्रिकेंट को सप्लाई करते हैं। अब माय डियर अगर आप सीधा ही लुब्रिकेंट को हाई प्रेशर पे सप्लाई करोगे तो हाई प्रेशर पर लुब्रिकेंट की इतनी औकात होगी कि वो इस भारी जर्नल को उठा सके, और इसलिए जर्नल और बियरिंग के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है पहले इंस्टेंट से ही, क्योंकि उसके लिए हमने बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब इवन जब शाफ्ट रेस्ट पर है तब भी शाफ्ट और बियरिंग के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। उसका सीधा सीधा रीजन है कि जो हम हाई प्रेशर पर लुब्रिकेंट को सप्लाई कर रहे हैं जो कि एटमॉस्फेयर से कहीं ज़्यादा प्रेशर है, तो उस प्रेशर के कारण प्रेशर इज द प्रॉपर्टी इन द फ्लूइड बाय विच इट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग द थिंग्स। तो उसकी वजह से ये जर्नल या शाफ्ट को बहुत अच्छे से होल्ड किए हुए है। सो दिस इज माय डियर सेड टू बी बेसिकली लुब्रिकेंट्स आर प्रोवाइडेड एट हायर प्रेशर, सो P is more than P atmospheric, and my dear this is pump which is providing the lubricant at a higher pressure to this bearing। और हाइड्रोस्टेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाइड्रोस्टेटिक मीन्स रेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लूइड एट रेस्ट बेसिकली है, शाफ्ट एट रेस्ट की हम बात कर रहे हैं, मतलब रेस्ट पर भी मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट अवॉइड है। तो रेस्ट कंडीशन पर मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट अवॉइड होना इसकी खास बात है। और क्योंकि एक्सटर्नली सब कुछ प्रोवाइड है तो शाफ्ट और जर्नल मतलब जर्नल और बियरिंग का सेंटर भी सेम रहता है, तो कंसेंट्रिक कनेक्शन है दोनों के बीच में, कोई सेंट्रिसिटी नहीं है, थ्रू आउट सेम लेयर बना हुआ है, थ्रू आउट सेम रेडियल क्लियरेंस है शाफ्ट और बियरिंग के बीच में। सो माय डियर दिस इज समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेशन और इसको थिक फिल्म लुब्रिकेशन बोलते हैं। सेकंड इज हाइड्रोडायनामिक। हाइड्रोडायनामिक को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, उसको अच्छे से देखेंगे। हाइड्रोस्टेटिक जो था वो बहुत इजी है समझना, हाइड्रोडायनामिक में थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हाइड्रोडायनामिक में क्या क्या फीचर्स हैं। देखते हैं हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। चलिए देखते हैं। जब हम हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन की बात कर रहे हैं, सो माय डियर हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोडायनामिक का मतलब पहले तो क्या होता है देखते हैं जरा। तो हाइड्रोडायनामिक में माय डियर ये आपके पास एक बियरिंग है, अब ये है शाफ्ट, शाफ्ट बना रहा हूं या जर्नल, ये है शाफ्ट और जर्नल। ये है शाफ्ट और जर्नल और ये है बियरिंग। जब हम शाफ्ट और जर्नल की बात कर रहे हैं तो शाफ्ट और जर्नल बियरिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है जब शाफ्ट रेस्ट पर है।
तो मैं लिख रहा हूं दिस इज केस नंबर 1 व्हेन स्पीड इज 0, आई विल से स्पीड इज 0 आरपीएम। किसकी स्पीड? जर्नल एट रेस्ट। तो जब जर्नल एट रेस्ट पे है, स्पीड 0 है, तो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होगा, शाफ्ट बिल्कुल बियरिंग के कॉन्टेक्ट में है। और उसका रीजन है क्योंकि यहां पर जो लुब्रिकेंट हमने प्रोवाइड किया है वो लुब्रिकेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किया है, कोई एक्सटर्नल लुब्रिकेशन प्रोवाइड, मतलब कोई एक्सटर्नल पंप नहीं प्रोवाइड किया गया। तो जिसके कारण ये जो लुब्रिकेंट का प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है। और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होने के कारण लुब्रिकेंट इतना कैपेबल नहीं है कि वो शाफ्ट को बियर कर पाए। सो माय डियर, इस रीजन से मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट अवॉइड नहीं हुआ। तो मैं लिखूंगा मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट is not avoided। ओके, कब? जब शाफ्ट रेस्ट पर है। एंड द रीजन फॉर दैट इज द प्रेशर इज लेस देन, सॉरी, प्रेशर इज नॉट लेस देन बट प्रेशर इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसका? लुब्रिकेंट का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैसे वो इतने भारी शाफ्ट को उठा लेगा? सो माय डियर, दिस इज द कंडीशन व्हेन इट इज प्रोवाइडेड। अब इसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे हम शाफ्ट को घुमाना शुरू करते हैं। अभी तक शाफ्ट किस पर था? शाफ्ट रेस्ट पर था। तो जब हम केस 2 की बात करेंगे तो अब शाफ्ट को घुमाना शुरू करेंगे। केस 2 इज शाफ्ट रोटेटिंग एट स्लो स्पीड, शाफ्ट रोटेटिंग एट स्लो स्पीड। तो जब हम शाफ्ट के स्लो स्पीड पे घूमने की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि शाफ्ट धीरे वाली स्पीड पे घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है देखते हैं जरा। तो जब शाफ्ट धीरे धीरे स्पीड पे घूमना शुरू कर रहा है तो उसके क्या इंपैक्ट्स आएंगे वो भी अभी हमें देखने हैं। तो डोंट वरी, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये मेरे पास अभी तक तो शाफ्ट जो है, जर्नल जो है, वो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट में था, ऐसे लोड लग रहा था, और अब इसने ऐसे क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और लुब्रिकेंट तो क्योंकि अभी भी रेस्ट पर ही है, लुब्रिकेंट तो अभी भी रेस्ट पर ही है, तो इस कंडीशन में माय डियर, अब आप देखो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पर हमें रिलेटिव मोशन मिलने लगा। यहां पे टेंडेंसी है शाफ्ट की ऐसे जाने की। तो जब शाफ्ट ऐसे जाना चाहेगा तो बियरिंग का सरफेस तो ऑब्वियसली उसको रोकने की कोशिश करेगा ही। तो बियरिंग का सरफेस यहां पे फ्रिक्शन लगाएगा इसको रोकने के लिए इस डायरेक्शन में। मतलब आप जानते हो W ऐसे लग रहा है, यहां पर इस केस में क्या था, W ऐसे था, तो बियरिंग का सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन N दे रहा था, NR दे रहा था, और ये जो W है वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर था, और जिसके कारण शाफ्ट नीचे नहीं जा रहा था बियरिंग को छोड़ के। और यहाँ पर भी माय डियर ये W के बराबर करने के लिए तो NR लग ही रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा जो कि म्यू इंटू NR के बराबर होगा। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन को अपोज करता है, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा म्यू NR, और जब इस डायरेक्शन में म्यू NR लगेगा शाफ्ट के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं इस रिलेटिव मोशन जो कि हो रहा है, इस होते हुए सॉरी ऐसे हो रहा है, इसको रोकने के लिए लगा है। तो माय डियर ये W तो NR से बैलेंस हो गया, पर इस फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है नहीं। अब अगर कोई फोर्स आपकी किसी भी बॉडी पे लगा है, अगर तो वो फोर्स बैलेंस है तो इट्स ओके, पर अगर वो फोर्स बैलेंस नहीं है, उसको कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा बैलेंस करने के लिए, तो माय डियर ऑब्वियसली वो फोर्स बॉडी में मोशन पैदा करेगा। तो ये फोर्स जो है ये शाफ्ट को मूव करा देता है, थोड़ा सा राइट साइड पे टिल्ट करा देता है। दिखा रहा हूँ कैसे। तो अब जब आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो आपको शाफ्ट नई पोजीशन पे मिलेगा। ओके, तो ये केस 2 में ही बता रहा हूँ आपको मैं क्या हो रहा है। तो केस 2 में हो ये रहा है, उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से शाफ्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और कब तक जाएगा आपको पता है, यहां पे तो एक W लग रहा था, यहां पे 2 फोर्स लग रहे थे, कौन कौन से, NR और म्यू NR। NR बैलेंस था, म्यू NR नहीं था।
तो अब होगा ये कि अभी भी दो फोर्स ही लग रहे हैं, एक NR एक म्यू NR, और ये इतना शिफ्ट होगा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आए, ये इतना शिफ्ट होगा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये, इसको बोल रहा हूँ रिजल्टेंट R, दैट R एंड W मस्ट बी इक्वल, क्योंकि अगर ये R और W बराबर नहीं हुए तो शाफ्ट की टेंडेंसी होगी बियरिंग से नीचे चली जाने की। तो इस लोड को बैलेंस करना जरूरी है। तो ये तब तक मूव करेगा जब तक इन दोनों का रिजल्टेंट W के बराबर ना हो जाए, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे माय डियर, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बराबर होने का मतलब नो डाउट ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है, तो वो एक कपल जरूर प्रोड्यूस करेंगे, पर क्योंकि फोर्सेस आपस में बैलेंस है तो शाफ्ट नीचे नहीं जाएगा, फ्रिक्शन कपल एक प्रोड्यूस जरूर होगा, क्योंकि ये शाफ्ट ऐसे घूम रहा है। तो ये वाला और ये वाला जो दोनों फोर्स है, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x। तो ये W and R, they are two equal and opposite forces separated by distance, they will constitute a couple। तो W into x के बराबर का एक कपल जरूर बनेगा, और ये कपल जो है वो ऑब्वियसली बात है, आपको दिख रहा है ऐसे लग रहा है, तो कपल का जो नेचर है वो ऑब्वियसली बात है शाफ्ट को रोकने का है, क्योंकि वो फ्रिक्शन कपल है। तो ये जो कपल है वो शाफ्ट को रोकने के लिए ऐसे लग रहा है। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन कपल। I must show it by TF, frictional contact. It is W into X. So my dear, ये जो फ्रिक्शनल कपल लग रहा है, फ्रिक्शनल कपल जो लग रहा है जो कि W into X के बराबर है, इसकी टेंडेंसी इस शाफ्ट को रोकने की, इसलिए इसको फ्रिक्शन कपल भी बोलते हैं। अब माय डियर, इसके अलावा और क्या चल रहा है इसके अंदर वो तो आप जानते ही हो, इसके अंदर एक लुब्रिकेंट तो है ही। तो होगा क्या, जैसे ये सब कहानी हो रही होती है वहाँ लुब्रिकेंट का अलग खेल चल रहा होता है। जैसे ये शाफ्ट धीरे धीरे मूव करना शुरू करता है, आपको पता है एक नो स्लिप कंडीशन नाम की चीज़ आपने पढ़ी है, जिसके कारण होता ये है कि एक छोटी सी लेयर ऑफ लुब्रिकेंट जो है वो इस शाफ्ट के साथ चिपकने लग जाती है। ए वेरी स्मॉल लेयर ऑफ लुब्रिकेंट गेट्स स्टिक टू द शाफ्ट, ए वेरी स्मॉल लेयर ऑफ लुब्रिकेंट गेट्स स्टिक टू द शाफ्ट, सो इट जस्ट स्टिक टू द शाफ्ट। And my dear, when this layer is going to be stick to the shaft, what is the tendency of this layer? ये लेयर ऐसे शाफ्ट घूम रहा है, तो शाफ्ट के साथ इस वाइडर रीजन से नैरो रीजन में एंटर करना चाहती है। दिस लेयर wants to enter from wider region to narrow region, wider region to narrow region। तो ये वाइडर से नैरो रीजन में एंट्री करना चाहती है। बट माय डियर, जब ये वाइडर से नैरो रीजन में एंट्री करने की कोशिश करती है, तो क्योंकि शाफ्ट बड़ा भारी है तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है स्लो स्पीड पर, इसमें इतना प्रेशर नहीं होता कि ये शाफ्ट को उठा के यहाँ से फेंक सके, तो ये नैरो रीजन में एंट्री अभी नहीं कर पाती है स्लोअर स्पीड्स पर धीरे 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 आप जर्नल की स्पीड को बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो। और एक केस नंबर 3 आता है जहाँ पे जर्नल हाई स्पीड पे घूमता है, वेयर जर्नल और शाफ्ट रोटेट्स एट हायर स्पीड। तो जब जर्नल और शाफ्ट हायर स्पीड पे घूमता है, तो माय डियर हायर स्पीड्स पे होता ये है तो हायर स्पीड्स पे होगा ये कि माय डियर होगा ये कि धीरे धीरे जब ये स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो ये जो स्टिकी लेयर है, ये स्टिकी लेयर स्पीड ज्यादा होने के कारण ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा फ्लूइड मूव कर रहा है, तो मूव करने के कारण धीरे धीरे स्टिकी लेयर थोड़ी सी बड़ी भी होती जाएगी और इसके साथ ही स्टिकी लेयर का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। फ्लूइड के अंदर आप तेजी से हाथ घुमाओ तो आपके हाथ ऊपर उठने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब फ्लूइड की स्पीड बढ़ती है, फ्लूइड प्रेशराइज्ड होता है ऐसा करने से। सो माय डियर, जब आप बार बार शाफ्ट को घुमाओगे, स्पीड तेज करोगे, तो एक समय पर आपका फ्लूइड इतना प्रेशराइज हो जाएगा कि वो शाफ्ट को उठाने की हिम्मत रख पाएगा।
मतलब जब स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो एक समय पर इस लेयर में इतनी ताकत आएगी कि शाफ्ट को उठा सकती होगी, तो ये इसके नैरो रीजन में एंट्री करते हुए शाफ्ट को उठा के दूसरी ओर फेंक देगी। और ऐसे समय पे जब आप शाफ्ट को देखोगे तो शाफ्ट आपको ऐसे दिखेगा, मतलब लुब्रिकेंट ने इसको उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया। ओके, और ये जो सब हुआ इसके कई नाम हैं। ये जो सब हुआ इसका नाम क्या है? इसका एक्शन होता है, इसका नाम होता है वेजिंग एक्शन। नैरो रीजन से वाइडर रीजन से नैरो रीजन में जाना कहलाता है वेजिंग एक्शन। इसको बोलते हैं डायनामिक एक्शन ऑफ शाफ्ट, क्योंकि ये पॉसिबल हो पाया शाफ्ट की हाई स्पीड की वजह से, और ऐसा होने से हाईयर स्पीड पे मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट्स अवॉइड हो गए। So metal to metal contact are avoided completely. So metal to metal contacts are avoided completely. ओके, अब शाफ्ट और बीयरिंग में कोई मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट नहीं है, बट माय डियर इसके अंदर ये जो मोशन है ना ये इसेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक नहीं है। और यहां पर सबसे कम ऑयल फिल्म थिकनेस है और यहां से इधर जाते हुए ऑयल फिल्म थिकनेस बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं H0। इट इज मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस। ओके गाइस, so it is said to be minimum oil film thickness. It is said to be minimum oil film thickness. तो ये मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस होती है, इसको वेजिंग एक्शन भी बोलते हैं, इसको डायनामिक एक्शन ऑफ शाफ्ट भी बोलते हैं। और यहाँ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट आर कंप्लीटली अवॉइडेड, पूरे तरीके से अवॉइड हो चुका है माय डियर। ये हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन का केस है। तो हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोडायनामिक में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उनको अब हम देखते हैं एक टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है। और फिर उन डिफरेंसेस के बाद फिर हम एक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन सर्कल भी देखेंगे, और उसके बाद फिर हम नोमेनक्लेचर टर्मिनोलॉजी बोलते हैं जिसको, वो देखेंगे, और फिर हम डिजाइन ऑफ शाफ्ट देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।